10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, वो संभव होता है प्रकाश के कारण ही। प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और उसके बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसके अलावा कई बार कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कुछ दीप्त वस्तुएं। जैसे यहाँ पे आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, तो इस तरह ये प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, तो वो प्रकाश हमारी आंखों में सीधा पहुंचता है और उसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। परंतु हम अदीप्त वस्तुएं जो कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उनको भी देख पाते हैं। वो संभव होता है अपर परावर्तन के कारण। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है और हमें वापिस हमारी आंखों में पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे परावर्तन शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रकाश का परावर्तन है किसी चमकीली सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाना, परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पक्षी से प्रकाश पानी के ऊपर गया, टकराया और टकरा के वापिस हमारी आंखों तक पहुंचा, तो यहां से ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच रहा है। परंतु वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं? क्या है वो चीज जो एक वस्तु से टकराकर हम तक पहुंचती है? और वो होती है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरणें ही हैं जो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, या जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। तो प्रकाश की किरण को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि यह एक सरल रेखीय पथ है जिस पर प्रकाश गमन करता है या करता हुआ प्रतीत होता है। तो वो होंगी प्रकाश की किरणें। आप सामान्यतया किसी भी इस तरह के कमरे के अंदर, अंधेरे के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें आपको दिखाई देंगी। वहां पे प्रकाश की, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं। जब ये प्रकाश की किरणें एक वस्तु के ऊपर टकराती हैं और वापस मुड़ के आती हैं, तो वो परावर्तन होता है। और उसी परावर्तन के कारण हम ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब बात यह है कि परावर्तन होता कैसे है, उसके विभिन्न नियम क्या हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश के विभिन्न नियमों को। तो प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको इस चित्र के बारे में बताऊं। ये जो किरण आ रही है, जो उस वस्तु से टकराएगी, यहाँ पे एक समतल दर्पण का उपयोग किया गया है। जो ये दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ये एक समतल दर्पण है जिसमें आप भी हर रोज अपना चेहरा देखते होंगे। तो ये जो किरण है, ये किरण बनी हुई है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण इस दर्पण की तरफ आ रही है, ये किरण, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। और जो किरण जा रही है परावर्तन के पश्चात, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और ये होता है अभिलंब। ये ध्यान रखिए, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखा जाता है आई से। उसके बाद जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम लिखते हैं आर से। आर का मतलब रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आई और आर आपतन कोण और परावर्तन कोण है। अब यहां पे नियम समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण आई जिसको हमने आपतन कोण कहा है, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो बिंदु होगा जहां पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं, आपतन और परावर्तित किरणें, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। ये होता है हमारा जो परावर्तन के नियम है वो। इन दोनों नियमों को जब भी आप परावर्तन को किसी चित्र बनाने की कोशिश करें या कोई भी काम इस तरह करते, तो उस दोनों नियमों को आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, अब परावर्तन होता किसके कारण है। अभी हमने देखा कि किसी वस्तु से टकरा के, किसी चमकीली सतह से टकरा के जब प्रकाश वापिस आता है तो उसको हमने परावर्तन कहा था। और परावर्तन में यहाँ पे हमने जो उपयोग किया वो समतल दर्पण का उपयोग किया है। अब दर्पण हमेशा जरूरी नहीं है समतल हो, वो कुछ और प्रकार के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दर्पणों की हम बात करें तो एक समतल दर्पण और दूसरे होते हैं वक्रित, यानी कि उसके अंदर वक्र बना हो, मुड़े हुए हों।
अब मुड़े हुए दर्पण कैसे बनते हैं, वक्रित दर्पण कैसे बनते हैं, क्या होगा उनको, तो उनको हम दूसरा नाम दे सकते हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण, क्योंकि वक्र एक गोले के रूप में होते हैं इसलिए उनको गोलीय दर्पण भी कहते हैं। आपने इस तरह के दर्पण देखे होंगे कई बार, छोटे छोटे, उनको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दर्पण किसी गोले का भाग होते हैं। यहाँ पे एक गोला है, इस तरीके से हमने बनाया। अगर इसके इस हिस्से को, थोड़े से हिस्से को हम काट लें, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें क्या किया गया, इस हिस्से का जो अंदरूनी हिस्सा है इसके ऊपर हमने कर दिया पेंट, और ये पॉलिश कर देते हैं हम उसको, और बाहरी चमकीली हिस्सा है उससे प्रकाश टकरा के वापस जाएगा। तो इस तरह का जो दर्पण बनेगा उसको हम नाम देंगे उत्तल दर्पण। ये दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ये बाहर चमकीली सतह है, प्रकाश इससे आएगा और टकरा के चला जाएगा। तो इस प्रकार का दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसका प्रावर्तक पृष्ठ जिससे परावर्तन होगा, परावर्तन यानी कि जिससे प्रकाश की किरण टकरा के वापिस उसी माध्यम में आती है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, नीचे की तरफ धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है ये अवतल दर्पण है। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इस तरीके से अवतल दर्पण बनता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। तो इस तरीके से हमारे पास बनते हैं गोलीय दर्पण। दो प्रकार के गोलीय दर्पण हो गए, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण। अब इनके काम क्या हैं? इनके काम को समझने से पहले एक छोटा सा काम आप हमेशा करते होंगे, आपने कई बार देखा भी होगा, वो देखते हैं। यहाँ पे ये आपको एक दर्पण दिखाई दे रहा है, गोलीय दर्पण, और यहाँ पे ये एक अखबार का टुकड़ा है। देखते हैं इसको चला के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं, और आप इस हिस्से को ध्यान से देखिए। ये जो हिस्सा यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी लो आपको और धुआं दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस दर्पण के कारण यहाँ पे इस अखबार के अंदर आग लग गई, ये जल रहा है, और देखिए धुआं और आग इस तरीके से लगातार। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक गोलीय दर्पण की सहायता से ही हमने उस अखबार के टुकड़े को जलाया। कैसे संभव हो पाता है ये सारी चीजें, कैसे वो प्रकाश की किरणें इकट्ठा ऐसे हो जाती हैं कि वो अखबार को भी जला सकती हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न भाग क्या होते हैं गोलीय दर्पण के, तो देखिए यहाँ पे ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका ये हिस्सा परावर्तक पृष्ठ है। इसके विभिन्न भाग हैं, क्योंकि ये एक गोले का भाग था, ये हमें पता है कि ये एक गोले का भाग था, अगर गोला बनाए इस तरीके से, उसी का एक भाग है। तो जब भी कोई गोला होता है तो उसका एक केंद्र होता है, यहाँ पे C लिखा गया है। इसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि जो वक्र बनाया, जो हमने गोला बनाया, उसका जो केंद्र बना वो होता है वक्रता केंद्र। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है उसको हम यहाँ पे कहते हैं वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे बात आती है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए यहाँ पे ये जो त्रिज्या बनेगी, इसकी जो त्रिज्या बनी, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है CP, C से लेकर के P तक की, अगर इस त्रिज्या को से हम गोला बनाएंगे पूरा गोला बन जाएगा, तो इसी गोले का ये भाग है पृष्ठ, जो हमारा दर्पण है वो। तो ये जो त्रिज्या होती है इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको लिखते हैं हम R से। CP जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम R से लिखेंगे। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब बात आती है ध्रुव। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, ये जो गोलीय दर्पण है यहां से यहां तक का, इसके परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए ये सारा का सारा इसका परावर्तक पृष्ठ था, इसका जो केंद्र बनेगा, यानी कि ये P पॉइंट हमने बनाया, ये P, ये जो केंद्र होता है इसको हम कहते हैं ध्रुव या पोल। तो ये होता है उसका ध्रुव। अब बात आती है यहां पे, ये जो लाइन P से लेकर के C के बीच में से, इसमें से गुजरती है, इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ये है वो रेखा जो इसके केंद्र से और ध्रुव से गुजरती है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में।
परंतु बात ये थी कि उसने कागज को जलाया कैसे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और यहां पे ये एफ क्या है? देखिए, अगर हम दर्पण की बात करें, चाहे अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों ही परावर्तित करते हैं प्रकाश की किरणों को। होता क्या है, जब प्रकाश की समानांतर प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण के ऊपर आती हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद आप देख सकते हैं यहां से इस तरीके से टकराई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम कहते हैं आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आई और आर, इस तरीके से करेंगे तो प्रकाश की किरणें यहां पे, ये भी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण आई, वो भी, तीसरी भी, और इस तरीके से सारी प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली सारी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं, मिलती हैं, तो उसको बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो यहां पे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं उस बिंदु को हम कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, वास्तव में मिलती हैं। उत्तल दर्पण की बात करें तो मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, परंतु हो क्या रहा है, ये टकरा के तो यहां से वापस चली गई, ये टकरा के यहां से वापस चली गई और इस तरीके से वापस चली जाती है। परंतु इनको अगर हम देखें, पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहां से आती हुई प्रतीत होती है। इस किरण को कोई देखेगा तो उसको ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरीके से हर प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने से हम देखते हैं कि वो बिंदु एफ से आ रही है। तो यहां पे जो ये बिंदु एफ है ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। परंतु अब की बार यहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं आ रही, वो प्रतीत हो रही हैं कि इस बिंदु से आ रही हैं। इसी वजह से हमने इसकी परिभाषा को भी कुछ इसी तरीके से रखा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती है नहीं, हम यहां पे करते हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस, किसका? उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। द्वारक। अब द्वारक क्या है? द्वारक एक तरीके से दरवाजा है जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें जिसमें से आएंगी। तो यहां पे कितनी प्रकाश की किरणें आ सकती है? देखिए, ये दर्पण जो है वो सिर्फ इतने हिस्से के लिए काम कर सकता है। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई तो वो निकल जाएगी, परंतु कोई प्रकाश की किरण यहां से आई तो ये इसको क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। तो सिर्फ इसका हिस्सा m से लेकर के n तक काम करता है। तो ये जो m से लेकर के n तक का जो हिस्सा है जिसपे प्रकाश आएगा, इसको हम कहते हैं द्वारक। तो ये उत्तल दर्पण कहें या अवतल दर्पण कहें, सभी दर्पणों का द्वारक हमारे पास इस तरीके से बनता है। नाउ अब अलग अलग प्रकार के गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से उसके विभिन्न बिंदु होते हैं, कैसे मुख्य फोकस के ऊपर प्रकाश की किरणें आती हैं और वो उसके फोकस के ऊपर इकट्ठा होती हैं। परंतु हमेशा तो प्रकाश की किरणें समानांतर नहीं आएंगी, उनकी स्थितियां बदल सकती हैं। अनंत पर से समानांतर होंगी, परंतु सी से प्रे सी पर, तो उसी के अनुसार जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी परिस्थितियां भी बदलेंगी, वो भी हमेशा फोकस पे नहीं होगा, उसके अलावा कहीं और बनेगा। कहां बनेगा, कैसे बनेगा, उसको समझने से पहले हमें कुछ और चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी उनके साथ कैसे घटना होगी, देखते हैं। देखिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो जो प्रकाश की समानांतर किरण आती है, ये कोण आई हो गया, उसी कोण से ये वापस परावर्तित होके जाएगी, तो ये आर हो गया इसके अनुसार। तो यहाँ पे जो एफ बिंदु है तो प्रकाश के जो प्रकाश की किरणें होंगे मुख्य फोकस से गुजरेंगी। दूसरा, अगर उत्तल दर्पण है तो इसमें जो प्रकाश की किरण समानांतर आई वो परावर्तन के बाद इस तरीके से निकल गई, क्योंकि यहाँ पे ये हमने अभिलंब डाला है। अभिलंब ये ध्यान रखिए, सी जो सेंटर होता है उससे जो त्रिज्या होती है किसी भी वृत्त के ऊपर वो हमेशा 90 डिग्री का समकोण बनाती है, तो ये अभिलंब है इसके ऊपर। अब यहां से आप देख सकते हैं प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तित होकर ऊपर की तरफ गई है, तो देखने वाले को ये लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, इस बिंदु एफ से। तो एक चीज तो यहां से स्पष्ट होती है
कि प्रकाश की किरणें जो समानांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, वो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से गुजरेंगी या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। कौन? जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो फोकस से गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी। और दूसरी किरणों के साथ क्या, वो भी देखते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरने वाली हो, यानी कि देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये प्रकाश की किरण आती है, ये यहां पे मुख्य फोकस से गुजरी, आपतित किरण है, आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरी, वहीं हमने पहला नियम यहां पे लगाया, आई और आर को बराबर किया, तो आप देख सकते हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो यहां पे देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही थी, यानी कि हम देख सकते हैं मुख्य फोकस से गुजरती। अब परावर्तन के बाद ये आप देख सकते हैं समानांतर हो जाती है। तो यहां पे भी एक स्थिति स्पष्ट होती है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होती है वो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरी किरण और देखने की हम कोशिश करते हैं, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरे, तो वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण गुजरेगी वो अपने उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। यहां पे भी आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी, तो वो अपने उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, तो ये उसको 180 डिग्री के ऊपर वापस भेज देता है। तो जो प्रकाश की किरण आई और वापस इसी रास्ते से चले गए। ये तीन किरणें थी। चौथी किरण की बात करें, दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण। दर्पण का ध्रुव, ये ध्रुव है, इसके ऊपर आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आ रही है। तो वही हमने प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम उपयोग किया, आई और आर बराबर होंगे, तो वो इस तरीके से चली जाएगी। इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए भी प्रकाश की आपतित किरण, आई, आर और ये परावर्तन के बाद इस तरीके से हो जाता है। तो चार प्रकाश की किरणें हमने देखी और चारों प्रकाश की किरणों को यहाँ पे हम इकट्ठा करें तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो या तो फोकस से गुजरेंगी, फोकस को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया था, या तो मुख्य फोकस से गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी। दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। और चौथा हमने किया था किसी दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित प्रकाश की किरण। तो ये चार किरणें हैं, जितने भी प्रतिबिंब आप बनाएंगे इन्हीं चार किरणों की सहायता से बना सकते हैं। कोई भी प्रतिबिंब आप बना रहे हैं उसमें आपको इन्हीं चारों किरणों को उपयोग करना है, किसी भी तरह के प्रतिबिंब को। हाँ, ये ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब हमेशा वहां पे मिलता है जहां पे कहीं पे भी कम से कम दो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो ये ध्यान रखिए कि वो दोनों मिलनी चाहिए उस बिंदु के ऊपर। सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए पहला प्रतिबिंब, यहाँ पे हम प्रतिबिंब सीखेंगे। ध्यान से देखें इन चीजों को कि कैसे हम बनाएंगे इन प्रतिबिंबों को। वस्तु अनंत पर रखते हैं, अनंत पर कोई भी वस्तु होगी तो ये हम देख सकते हैं कि भाई इसके समानांतर आती है, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो कहां से गुजरती है? जो समानांतर आएगी वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये प्रकाश की किरण होगी। दूसरी प्रकाश की किरण मैं यहां पे लेके आता हूं मुख्य अक्ष के समानांतर, और गुजरने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो यहां पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो यहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कहां पे बनेगा? एक बिंदु साइज का छोटा सा प्रतिबिंब का साइज, बहुत छोटा बिंदु साइज बनेगा। देखिए यहां पे बिल्कुल बिंदु बन रहा है, ये बिंदु साइज बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये ध्यान रखिए इसकी प्रकृति। और कहां बन रहा है? फोकस के ऊपर। अवतल दर्पण के लिए अगर वस्तु C से परे हो, ये है हमारा C, इससे परे हमने कोई भी एक ये वस्तु रख दी इस तरीके से, इसके ऊपर वही प्रकाश की किरणें हम करेंगे। एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी इस तरीके से, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है, तो यहाँ पे इस प्रकाश की किरण को हम मुख्य फोकस से गुजारेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं, यहाँ पे मुख्य फोकस से गुजरेगी,
तो उसका जो परावर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की दो किरणें मिली हैं तो ये प्रतिबिंब बन गया। इसको यदि मैं ए बी कहूं तो ए डैश बी डैश, क्योंकि यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें बी डैश पे मिल रही हैं, ए से जाने वाली किरणें ए डैश पे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसी स्थिति रही, सबसे पहले तो स्थिति क्या है, एफ और सी के बीच में कहीं बन रहा है, तो पहली एफ और सी के बीच में। दूसरी क्या है, कैसा होगा, तो इससे देखिए ये छोटा होता है, साइज में छोटा, क्योंकि उससे छोटा बना है तो साइज में छोटा होगा। उल्टा बना हुआ है, और कैसा है, जब वास्तव में प्रकाश की किरणें मिले तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब। कुछ और प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वस्तु अगर सी के ऊपर हो, देखिए ये ए बी कोई वस्तु सी के ऊपर रखी हुई है, उसी तरीके से प्रकाश की किरणें समानांतर जो जाएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से जाएगी वो बाद में परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। वो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, ये परावर्तन के बाद ये किरण आई और ये किरण इस तरीके से यहाँ पे बिंदु पे मिली। तो आप देख सकते हैं कहां पे बना, जब वस्तु ए बी पर थी, कहां, ए बी वस्तु जो सी पर थी, ए बी वस्तु सी पर थी, सी पर थी, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना, सी पर ही बना है, सी के ऊपर ही बना है। दूसरा कैसा बना है, उल्टा बना है, और साइज कितना है, उतने ही साइज का है, तो समान साइज का और वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में यहां पे मिली हैं। दूसरा हम एक और देखते हैं। अब की बार हमने क्या किया, जो वस्तु थी उसको सी और एफ, सी वक्रता केंद्र और एफ फोकस, उनके बीच में रख दिया ए बी वस्तु को। कैसे बनेगा प्रतिबिंब, एक प्रकाश की किरण इस तरीके से गई, टकराई और वापिस इस तरीके से आ गई, कहां से गुजरेगी, जो समानांतर जाने वाली है मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण हमने मान लिया कि वो वक्रता केंद्र से गुजरती है, हम इसी को इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये अपने रास्ते को वापस चलेगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश अपने किरण जो है वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये यहाँ पे जाके मिल रही है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसके साथ यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, कब, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है। चलिए देखते हैं, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा, प्रतिबिंब कहां से बना है, सी से परे, पीछे की तरफ बना है, तो सी से परे कैसा बना है, इसके मुकाबले साइज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, तो विवर्धित साइज का बना। और कैसा बना, क्योंकि देखिए यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरणें मिली तो ये प्रतिबिंब बना है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु थी उसके मुकाबले। कुछ और देखते हैं यहाँ पे। अब की बार हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया एफ, एफ मतलब फोकस के ऊपर, ये वस्तु हमने रख दी। अब वहां पे एक समानांतर जाएगी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से वापस, एक सी से अपने रास्ते को वापस चलेगी। तो ये देखिए दोनों प्रकाश की किरणें समानांतर हो गई, समानांतर हो गई, इसका मतलब ये आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, अनंत के ऊपर, कहीं आगे जाके अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इसलिए इसका हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, अनंत पे। कब, जब वस्तु किसके ऊपर रखी हुई है, मुख्य फोकस पे। एफ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब बात करते हैं यहां पे कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में, एफ फोकस है, पी क्या ना है, आप अपनी नोटबुक में नोट करें पी क्या है। उत्तर इसका पी होता है, मैं यहां पे उत्तर में दे रहा हूं इसका, पी होता है ध्रुव। तो ध्रुव और एफ के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो यहां पे हम उपयोग करेंगे जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, आई और आर दोनों बराबर होंगे। एक प्रकाश की किरण इस तरीके से सी से इस तरीके से गुजरेगी, तो देखिए आगे की तरफ जाते हैं तो ये लगातार बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। तो कहाँ मिलेंगी, इनको हम पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे मिलाएं तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, और कैसा है, साइज में बड़ा है। कहां पे है, दर्पण के पीछे है। तो वो सारी चीजें हमने लिखेंगे, पी तथा एफ के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़े बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो ये कुछ हमने आरेख बनाए, कुछ वस्तुओं को अलग अलग जगह पे रख के उसे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं वो हमने सीखा। आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस करें अपनी नोटबुक के अंदर।
अब आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं वो देखते हैं। तो देखिए समानांतर अभी हमने देखा था कि जब समानांतर आएंगी तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो जो अनंत पर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो ध्यान रखिए हमेशा समानांतर होती है। तो समानांतर आएगी तो मुख्य फोकस के ऊपर, और फोकस का बिंदु कहां पे है? दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे दर्पण के पीछे फोकस के ऊपर बनेगा। कैसा होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा बिंदु, बिंदु साइज का छोटा सा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, और क्योंकि वर्चुअली महसूस हो रहा है कि पीछे की तरफ ले जाने से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे ये आभासी बनेगा। तो ये रहती है स्थिति जब अनंत पर कोई वस्तु रखी हो। तो अब वस्तु को यहां पे हमने रख दिया दूसरी तरफ अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में। अनंत कहीं पे है और दर्पण का ध्रुव है, उसके बीच में कहीं पे रख दिया जाए तो किस प्रकार की बनती है? तो ये हमने रख दिया। एक प्रकाशीय किरण सीधी जाएगी, परावर्तन का नियम लगाएंगे, या हमने जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के नियम बनाए थे उसको देखेंगे। तो वहां पे हमने पढ़ा था समानांतर जाती है मुख्य अक्ष के तो वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी तो ये इस तरीके से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हमने सी से गुजारी, और सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को हमने देखा था कि वो अपने रास्ते से वापस जा रही है। तो ये आने वाली जो प्रकाश की किरण कहां से आती हुई नजर आएगी? सी से। अब देखिए यहाँ पे ये दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, और ये प्रतिबिंब किस प्रकार से है? किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और साइज में बहुत छोटा बनता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो बनते हुए प्रतीत होते हैं, वो आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और उल्टे बनते हैं। आप ये प्रक्रियाएं जो दर्पण बन रहे हैं इस तरह के आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आप एक चम्मच लीजिए, साफ सुथरी चम्मच हो, उसको आप देखेंगे तो जब वो धसा हुआ उसका अगर आप अवतल की तरफ से देखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बना हुआ दिखाई देगा, और जब आप उसको उल्टा करके देखेंगे यानी कि जो उभरा हुआ हिस्सा है उसमें आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल छोटा सा नजर आएगा। वो यही कारण है, क्योंकि वो एक हिस्सा उसका उत्तल बन जाता है और दूसरा पृष्ठ उसका अवतल बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी अभी हमने बात की तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं हम। क्या? क्योंकि उससे प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, तो इसलिए उत्तल दर्पणों का जो उपयोग है वो किया जाता है जो हमारे ड्राइवर होते हैं वाहनों के अंदर, उसके लिए जो पार्श्व यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च तरफ पीछे की तरफ देखने वाले, आप देख सकते हैं इस तरह के आपने मिरर देखे होंगे खिड़की के पास में, तो वो उनको देखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इनको? क्योंकि दो चीजें हमने वहां पे पढ़ी। एक तो वो वस्तुओं को छोटा करके दिखाते, छोटा करके दिखाएगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एरिया को देख सकते हैं, पीछे के बहुत सारा एरिया उसमें दिखाई देगा, बहुत सारा क्षेत्र दिखाई देगा। दूसरा कारण है कि उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, जो पीछे से वाहन आ रहे हैं वो सीधे दिखाई देंगे, अगर उल्टा होता तो फिर वो बात नहीं बन पाती। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दो चीजें होगी, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और छोटा होता है तो इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब हो सकता है कई बार आपके दिमाग में आए कि क्या समतल दर्पण को हम उपयोग नहीं कर सकते क्या, इस उत्तल दर्पण की तरह ड्राइवर को पीछे की तरफ देखने के लिए? कर सकते हैं, परंतु वहां पे कई समस्याएं आ जाएंगी। क्या? क्योंकि उत्तल दर्पण है वो छोटा करके दिखाता है, तो समतल दर्पण अगर आप लेंगे तो उसमें जो उसका वास्तविक साइज है वही दिखाई देगा, इसलिए पीछे का पूरा वाहन उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। दूसरा, विस्तृत क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देगा, तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं समतल दर्पण के मुकाबले। छोटी सी हम एक्टिविटी यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे ये कोई भी वस्तु है। यहाँ पे अभी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? F और C के बीच में रखी हुई है। मैं इस वस्तु को हिलाता हूं, देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वस्तु पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसका छोटा होता जा रहा है, अवतल दर्पण हम उपयोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं साइज बड़ा होता जाता है, और फोकस पे रखने पर आप देख सकते हैं ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी हो गई। इसका मतलब ये अनंत पे जाके मिलेंगी। ये देखिए प्रकाश की किरणें अनंत पे जाके मिलेंगी, तो ये कारण नहीं होता। अगर इसकी जगह मैं उत्तल दर्पण का उपयोग कर लूं तो देखिए ये हमने पढ़ा था, उत्तल दर्पण के कारण छोटा बनता है,
आभासी बनता है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना हुआ है आभासी बनता है और क्षेत्र जो है वो विस्तृत आता है। इतने से आपका जो दर्पण है उसमें सारी चीजें पीछे की दिखाई देते हैं। इसी की जगह पे अगर मैं, ये वस्तु यहीं पे रखी हुई है, मैं समतल दर्पण का उपयोग करता हूं तो आप देख सकते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब भी पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं बन रहा। यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं समतल दर्पण के मुकाबले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब आप प्रतिबिंब बनाएं या आरेख बनाएं तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। वो है परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तनों के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं? पहली बात तो ये कि जो भी दूरियां आप मापेंगे, जो भी दूरियां लिखेंगे, वो सारी की सारा मापन होगा पोल से यानी कि ध्रुव से, P पॉइंट से मापन होगा। इससे इस तरफ जाते हैं तो यहां से इस तरफ मापा जाएगा, प्रकाशीय किरण इस तरफ जा रही है तो यहां से इस तरफ मापा जाएगा, और ऊपर की तरफ यहां से मापा जाएगा, नीचे की तरफ यहां पे। कैसे मापा जाएगा? हमेशा ये ध्यान रखिए, जो चिन्ह परिपाटी हम उपयोग करेंगे वो करेंगे किरण की दिशा में। प्रकाशीय किरण इस दिशा में जा रही है, उसके अनुसार हम करेंगे। कहां से करेंगे? मुख्य जो यहां पे अक्ष है, इसका पॉइंट P है, ध्रुव है, उससे हम करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब वस्तु कहां रखी जाएगी? बाईं ओर रखी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। इस तरफ जैसे मैंने बताया प्रकाशीय किरण इस तरीके से हम रखेंगे। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, जो बिंदु P है उससे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की बात करें, मूल बिंदु से, मूल बिंदु कौन लिया इसने? P। इस बिंदु से दाईं ओर इस तरफ जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो सारे के सारी धनात्मक होंगी, और उससे बाईं ओर की दूरियां सारी की सारी क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो उससे दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली सारी की सारी प्रकाश की जितनी भी जो भी दूरियां हम मापेंगे ऊपर की ओर वो धनात्मक, और नीचे की ओर मापने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप इस तरह का कोई भी यहां पे इसके साथ मापन करें। तो आगे बढ़ते हैं, दर्पण सूत्र। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखिए, दर्पण सूत्र होता क्या है? देखिए, दर्पण का कहां पे वो फोकस यानी कि इकट्ठा करेगा, कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए दर्पण सूत्र का उपयोग होता है। दर्पण सूत्र क्या है? इसमें होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या है? यहां पे बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम निरूपित करते हैं u से। दूसरा, v प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लिखते हैं v से, और फोकस दूरी उसको हम लिखते हैं स्मॉल f से। ये मैंने पहले भी बताया था, ये स्मॉल f होता है फोकस दूरी, यानी कि P से लेकर के F के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी, जैसे हम यहाँ पे दर्पण बनाए इस तरीके से, ये हमारा था मान लेते हैं हम C, उसके हाफ पे होता है F, ये होता है P। तो जो बिंब, मान लिया मैं कोई वस्तु यहाँ पे रख देता हूं तो इसकी जो दूरी बनेगी, क्योंकि यहां से हमें मापनी है, इसको हम कहेंगे u। इसकी इमेज मान लिया हमारे पास बन जाती है यहां पे, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो दूरी आई, जो प्रतिबिंब यहां पे बना है, इसकी जो दूरी आएगी ये हो जाएगी हमारे पास v, और जो ये दूरी होती है f और p के बीच में, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। और इस प्रकार से हमारा बनता है दर्पण सूत्र। नेक्स्ट है आवर्धन। कितना बड़ा करके दिखा सकता है कोई भी दर्पण, किसी वस्तु के साइज को कितना बढ़ा सकता है, वो उसका आवर्धन कहलाता है। अब आवर्धन की बात करें तो यहां पे हमने देखा था कि जब भी कोई वस्तु बनाती है तो इसके, देखिए ये तो थी इस वस्तु की ऊंचाई यहां से यहां तक, इसको हम h से लिखते हैं, और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई यहां पे, इसको हम h डैश से लिखते हैं। तो यहां पे हम चलते हैं आगे, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसको हमने किससे लिखा? h डैश से, और बिंब की ऊंचाई उसको हमने किससे लिखा? h से। दूसरा, अब यहां पे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो ये देखिए आप, जो ऊपर की तरफ जो चिन्ह होते हैं वो हमारा होता है धनात्मक, और नीचे की तरफ कैसा होता है? ऋणात्मक।
तो ये चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक ऋणात्मक चिन्ह। तो इस तरीके से हम किसी भी दर्पण की आवर्धन क्षमता को लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो ये बनता है उसका आवर्धन क्षमता कि कितना उसको वो बड़ा कर सकता है। अब ये तो चीजें थी सारी की सारी परावर्तन और प्रतिबिंब बनने से संबंधित। अब आपके लिए एक अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूं, ये आपको हल करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। पहला प्रश्न है, किसी गाड़ी में पीछे से देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक वाहन इस दर्पण से 6 मीटर पीछे की तरफ हो, दूरी पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न करता है, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब को, कोई भी अवतल दर्पण है जो उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब को 2 गुना बड़ा आवर्धन करता है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी के ऊपर है? ये 2 प्रश्न हैं, इनका अभ्यास आपको करना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। तो ये था परावर्तन के बारे में। अपवर्तन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।